नमस्कार। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ी हैं। इनकी कहानी आपको पेशेंस, पर्सिवरेंस और अपने सपनों पे कभी हार नहीं मानना सिखाती। पंजाब से अमृतपाल कौर जी, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2020 की परीक्षा में रैंक 435 हासिल की है अपने 6वें अटेम्प्ट में। वेलकम मैम टू स्टडी आईक्यू। Thank you for having me today. Thank you for such kind words. बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत खुशी है मैम कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं और आपकी जो कहानी है उससे बहुत सारे एस्पिरेंट्स रिलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि 6th अटेम्प्ट आते आते लोग अपने सपनों पर हार मान चुके रहते हैं। वो ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस देखते हैं। इसलिए मैं बहुत ही खुश हूं कि आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं और अपनी कहानी शेयर करेंगी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। मेरा नाम अमृतपाल कौर है। मैं अमृतसर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग अमृतसर में हुई। ग्रेजुएशन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में की मैंने। उसके बाद मैंने एमए और एमफिल सोशियोलॉजी में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से की, और अभी मैं सोशियोलॉजी में ही पीएचडी कर रही हूँ। और बहुत ही सालों के प्रयास के बाद मेरा एग्जाम का प्रोसेस जो है फिनिश हुआ है, और मैं आज बहुत खुश हूँ। मैडम, ऐसा क्या मोटिवेशन था आप से मैं पूछना चाहती हूँ कि छह अटेम्प्ट्स तक आपको मोटिवेटेड रखा इस एग्जामिनेशन प्रक्रिया में फिर से जाना एक रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या मोटिवेशन था आपका? मैंने डिसीजन ले लिया था, और एंड अ पर्सन हु इज ट्रू टू वंस वर्ड्स। और वंस आई हैड डिसाइडेड, मुझे था कि मुझे यही करना है। मेरे पास ऑप्शन थी टीच करने की, रिसर्च तो मैं कर रही थी, लेकिन मैंने खुद को हमेशा यही बोला था कि यही करना है। ये नहीं सोचना कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो, वो बाद में देखेंगे अगर नहीं होता है। और मैं कोई और एग्जाम भी नहीं फिल करती थी। बाद के अटेम्प्ट्स में फिल करना शुरू किया, बट इनिशियली मैं कोई और एग्जाम फिल ही नहीं करती थी, कि मुझे था कि मुझे यूपीएससी ही करना है। और मेरे माँ बाप, भाई बहन और मेरे बहुत खास दोस्त, वो हमेशा प्रेरित करते थे, और मेरे टीचर्स वो बहुत सपोर्टिव थे। वो बोलते थे कि आप करोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बार बार वेवर करता है, और उसको वापस लाना है जो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है और आपका आसपास के माहौल पे भी। और आई थिंक मेरे पास वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है मेरे पेरेंट्स का, कि वो कभी मैं कभी इधर उधर नहीं हुई कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। वो बोलते थे कि तुम्हें यही करना है, आराम से करो, अटेम्प्ट्स की टेंशन मत लो। और अगर फेलियर आता था तो वो बोलते थे कि कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, हम टेंशन लेंगे जिस बात की लेनी है, तुम फिर शुरू करो। माय फादर यूज्ड टू टेल मी, जब तक होगा नहीं तब तक रुकना नहीं है, बस यही करना है तुम्हें। सो वो सब कॉन्फिडेंस मुझे आसपास से आता था, और मेरी जर्नी कंटिन्यू रही। बिल्कुल मैडम, जैसे आपके पिताजी कहते थे कि जब तक होगा नहीं तब तक रुकना नहीं है, और बिल्कुल आपके ये रिजल्ट में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। 6 अटेम्प्ट तक आपने इसमें प्रयास जारी रखा और प्रयास आपका असफल, व्यर्थ नहीं हुआ, सक्सेस आपको मिली। अमृतपाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इस एग्जामिनेशन को दे रही थी, पहले 4 अटेम्प्ट में आपके प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुए थे। ऐसे क्या चेंजेस आपने अपने 5th अटेम्प्ट और 6th अटेम्प्ट इवेंचुअली लाया? प्रीलिम्स को कैसे समझा? क्योंकि अगर मैं आपकी जर्नी से भी देखूं तो बहुत बार होता है प्रीलिम्स एंट्री पॉइंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक थोड़ा सा हल्के में ले लिया जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है एस्पिरेंट्स के द्वारा भी, और पूरा फोकस मेंस पे रहता है। मेरे से कुछ गलतियां हुई शुरू में, तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है। क्योंकि जब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सिस्टम से निकलते हैं, बिकॉज आई वाज द टॉपर इन माय क्लास ग्रेजुएशन में, लेकिन वो कंपटीशन बहुत लिमिटेड लोगों में होता है। तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, उसने शायद मुझे ज्यादा मेहनत करने से रोका। और मैं मुझे लगता था कि कम मेहनत में हो जाएगा, एक तो सबसे बड़ी ये गलती थी। फिर सेकेंडली, मेरा सिलेबस फिनिश नहीं होता था। कुछ कुछ बुक्स हमेशा छूट जाती थी, कुछ सब्जेक्ट्स छूट जाते थे, और हम वैसी राय पे फोकस कर लेते हैं कि आप ये सब्जेक्ट छोड़ दो तो फिर भी हो जाएगा। सो आई यूज्ड टू बिलीव इन दैट। कई बार किसी ने बोल दिया, किसी टॉपर ने, कि आप ये सब्जेक्ट छोड़ दो तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। अब मैं सिलेबस नहीं फिनिश हुआ था,
तीसरी गलती मैं अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करती थी, क्योंकि ये लगता था कि कम में हो जाए, शॉर्टकट्स कम में निकल जाए तो अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। तो वो खुद की गलती, ये सारी गलतियां थी। और एक और गलती थी कि मेरी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन नहीं थी इतनी ज्यादा। जैसे प्री प्री आया तो 5 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी प्री पे फोकस करके, लेकिन वो फुल सर्कल होता है ना एग्जामिनेशन का, मेंस का पूरा सिलेबस फिनिश है और फिर आप एग्जाम देने जाओ, वो गलती हुई। और जब मैंने इन सारी गलतियों को रेक्टिफाई किया, एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, सिलेक्ट फोकस ग्रुप प्रोग्राम है फॉरम आईएएस का, वो ज्वाइन किया। हर रोज सेंटर पे जाके 7 से 8 बजे सुबह 50 क्वेश्चंस लिखते थे हम लोग। उससे मुझे ये पता चला मुझे अटेम्प्ट कितने करने हैं क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं, और रिवीजन में कमियां तो मल्टीपल रिवीजन्स करी बेसिक बुक्स की। और मैंने 5th अटेम्प्ट से पहले मैंने एक बार वो सिलेबस का जो फुल सर्कल है ना, दैट आई डिड। मैंने अच्छे से मीन्स भी पढ़ लिया, अपने नोट्स बना लिए। तो उस मेंस की प्रिपरेशन से भी मुझे प्री में हेल्प हुई, अपना पूरा सिलेबस फिनिश किया। और यूजुअली क्या होता है, हम बहुत ज्यादा एम्फोसाइज कर देते हैं करंट अफेयर्स पे, लेकिन जो अपनी सिलेक्शन है ना प्री में, वो बेसिक बुक से होती है। तो वो जो 50-50 का रेशियो नहीं चाहिए, हमें बेसिक बुक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और उनको बार बार पढ़ना है, और सारे सब्जेक्ट्स फिनिश किए और उनको कम सोर्सेज को रेफर किया, और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते लगने लग गया कि हाँ अभी आता है, और आंसर्स पे अराइव होने लगी मैं। तो ये सारी गलतियों को रेक्टिफाई करके 5th अटेम्प्ट में मेरा प्री हुआ। अमृतपाल जी, जैसे आपने भी मेंशन किया कि आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाता था। ये प्रॉब्लम बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ आती है, उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि सिलेबस इज अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज। आप क्या एडवाइस करती हैं, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है ताकि प्रीलिम्स के पहले आपका मेंस तक की भी तैयारी कंप्लीट हो जाए? उसके लिए हमें जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा कि हम एग्जाम इस वाले ईयर का एग्जाम देंगे, और उसको मिनिमम 1 ईयर to 1.5 years देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और सबको कवर करने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। प्लानिंग अच्छे से करनी है और सारे सब्जेक्ट को कवर करके उनके नोट्स भी साथ में बनाने हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि अच्छे से टाइम दो, ये मत सोचो कि अभी इस साल का एग्जाम आया है और मैं 4-5 महीने में कर लूँ प्री, फिर बाद में देखा जाएगा मेंस का, क्योंकि फिर वो प्रोसेस बहुत लंबा जाता है। या फिर आप प्री में अटक जाती हो या फिर मेंस में अटक जाती हो। अगर आप शुरुआत ही 1-1.5 साल की तैयारी के साथ करो, नोट्स बना के, उसके बाद एग्जाम में कूदो, तो वो आई थिंक उससे स्ट्रगल छोटी हो जाती है थोड़ी। 4 अटेम्प्ट, अभी आपने अपनी डिटेल स्ट्रैटेजी शेयर की कि प्रीलिम्स में क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। 4 अटेम्प्ट मैडम आपके क्लियर नहीं हुआ था प्रीलिम्स। बहुत जरूरी होता है गलतियों को रियलाइज करना, ये करेज लाना कि यस मैंने ये सारी गलतियां की। किस तरीके से आपने आइडेंटिफाई किया और उस गलतियों को सुधारा 5वें और 6वें अटेम्प्ट में? एक तो मैंने जैसे बोला, मैंने फॉरम आईएएस का एसएफजी प्रोग्राम ज्वाइन किया। उन्होंने हमें प्लानर दिया था, शेड्यूल प्रॉपर मिल गया, और फिर पता था कि अभी पढ़ना है, डेली इतना इतना पढ़ना है और रोज जाके टेस्ट लिखना है। तो एक तो वो बहुत बड़ी चीज हेल्प हुई मुझे। दूसरी चीज में मुझे समझ आया कि बेसिक बुक्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है करंट अफेयर से। तो वो मेरे जो लक्ष्मीकांत के जो क्वेश्चंस गलत हो जाते थे पहले अटेम्प्ट्स में, फिर मैंने वो सही करे। फिर आई वुड लाइक टू मेंशन एक और प्लेटफॉर्म, वरुण जैन सर का सारथी प्रोग्राम, और उनके मैंने लेक्चर्स देखे थे जहाँ पे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, सिखाते हैं कि आपको ऐसे एलिमिनेट करना है और ऐसे उसको समझना है, क्योंकि यूपीएससी की जो लैंग्वेज है ना, वो क्वेश्चंस की वो डिफरेंट होती है कोचिंग वाले मटेरियल से। तो आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट है कोचिंग वाले, उसको यूज करना है रिवीजन के लिए। मैं उनको कोचिंग जो टेस्ट सीरीज थे उनको बार बार रिवाइज नहीं करती थी, क्योंकि आप लैंग्वेज में खो जाते हो, शायद भटक जाते हो रास्ते से। तो उसको रिवीजन पर्पज के लिए यूज करो कि मेरा ये गलत हुआ है, इसको मुझे यूज करना है। और टेस्ट सीरीज को बहुत बार नहीं, आई डिड नॉट रिवाइज टेस्ट सीरीज। उससे इनफैक्ट उसकी जगह पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो 10-12 साल के, उनको अच्छे से स्टडी किया था और उनको रिवाइज करती थी। और अपने दिन की शुरुआत जो होती है सुबह, जैसे आई एम नॉट अ वेरी अर्ली राइजर, तो 9 बजे जैसे शुरू करा है और 9:30 शुरू करा है। सुबह का पहला घंटा मैं क्वेश्चंस देखती थी पहले, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लिया और उन क्वेश्चंस पे अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करती थी।
और ये वाले अटेम्प्ट में वरुण सर की जो प्रीवियस क्वेश्चन वो डिस्कस करते थे, तो मैं फर्स्ट आवर दिन का जो था उसमें सर की वीडियो देखती थी, फिर अपना पढ़ाई शुरू करती थी दिन की। अमृत जी, आपने ये मेंशन किया था ना कि आप पेन ही नहीं उठाती थी, वो चीजें आप प्लीज यस रिपीट कर दीजिए। एलिमिनेशन आपने जी। सीखा, कैसे और कितना जरूरी होता है गलतियों को, जो आप मेरे को पहले बोल रही थी, ये पूरी चीज जी जी। बताइएगा। हाँ जी। अभी जब हम प्री आंसर्स को सॉल्व करने लगते हैं ना, तो पेन का यूज करना चाहिए। उसमें क्वेश्चन पे अराइव होना होता है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर बहुत कम लोगों को आता होता है और बहुत कम क्वेश्चंस का उस पे अराइव करना पड़ता है थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। तो इसलिए सबसे पहले तो वो ऑप्शन काटते नहीं है जो गलत है, जो आपको पता है गलत है, क्योंकि सही का पता होने के चांसेस कम होते हैं। ये पता होता है कि ये गलत है, उसको काटो। जैसे ए ऑप्शन गलत है, आपको लग रहा है इट्स नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन आस्क्ड, तो ए जिसमें है वो काट दो। उससे क्या होता है, काम बहुत ईजी हो जाता है। और जो फंसने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे दो ऑप्शंस में फंसते हैं, उसमें आई थिंक ये होता है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अगर बार बार 10-12 साल के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए है ना, तो वो सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज आप कैप्चर कर लेते हो, आपका माइंड सबकॉन्शियसली एक्टिव हो जाता है कि इन दोनों में से ये ऑप्शन सही है। और मैं अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा नहीं करती थी, कुछ लोग 100 के आसपास करते हैं, कुछ 90 से ज्यादा करते हैं। तो वो मुझे प्रैक्टिस के थ्रू पता चला कि मेरी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है, हो ही जाते हैं गलत, जितना भी रोक लो खुद को हो जाता है। तो मैंने प्रैक्टिस के थ्रू आई अराइव्ड एट अ पॉइंट कि मुझे लगा कि मेरे 82 से 84 के बीच में जब मैं अटेम्प्ट करती हूँ तो मेरे सही मार्क्स बनते हैं। और मेरी कोचिंग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज करती थी, मेरे ऑसम मार्क्स नहीं आते, कभी नहीं आए। विजन के टेस्ट लगाती थी, मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा तो आए नहीं होंगे कभी। तो उससे तो डरना ही नहीं है, बस ये करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। और जो बुक्स हैं, बेसिक बुक्स, उनको अच्छे से करना है। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन की मंथली मैगजीन्स करी थी। अबाउट इस साल तो मैंने वैसे 20 महीने की करी थी, क्योंकि टाइम मिल गया था तो मुझे लगा चलो कर लेना चाहिए। बट आप 12 से 18 महीने की कर सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है, बट मिनिमम 1 साल की तो करनी है। और पुराने अटेम्प्ट्स में मैंने ये देखा था कि मैं पीटी 365 पे रिलाई कर रही थी, लेकिन वो मुझे हेल्प नहीं करा एज एन इंडिविजुअल पर्सन। तो आप वो देख लो कि आपको क्या सूट कर रहा है। मैंने मंथली करा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एकदम बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज नहीं होती, आप पूरा टॉपिक अच्छे से समझते हो। तो वो अपने हिसाब से देखना चाहिए कि मुझे क्या सूट कर रहा है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जब प्री का पेपर अटेम्प्ट करते हो तो पेन को अच्छे से यूज करना है। जो ऑप्शन एलिमिनेट हो रही है उनको प्रॉपर कट करना है। जैसे जितनी लाइन लिखी है उतना पूरा कट कर दो, ताकि वो माइंड में उस ऑप्शन पे दोबारा आने की टेंशन ना हो। प्रीवियस वाले अटेम्प्ट में क्या करती थी कि जैसे पता भी है ना थोड़ा ये गलत हो सकता है, फिर भी मैं उस ऑप्शन को कंसिडर करती रहती थी बार बार। तो एलिमिनेट करती जाओ, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दी, पेन से उसको पूरा काटो, फिर दूसरी ऑप्शन को काटो, फिर 2 में आया उसमें अराइव होना है। तो वो इजी हो जाता है माइंड में, स्टेप बाय स्टेप है जो आंसर डिराइव होता है। सो वो हेल्प होगा। मैम, ये तो हमने बात कर ली प्रीलिम्स में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये करेज होना चाहिए कि जो गलतियां आप कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करें और आगे बढ़े। मैम, अभी आपने करंट अफेयर्स की बात की, तो करंट अफेयर्स को किस तरीके से अपने सिलेबस से लिंक करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में जैसे मेन सिलेबस में कुछ टॉपिक्स हैं जो बेसिक बुक से करके उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि इकोनॉमी में सेक्शन आता है एमएसपी, बफर स्टॉक, ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग, ऐसे ऐसे काफी सारे टॉपिक्स हैं। जैसे फिर एनवायरनमेंट में आता है एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो आप बेसिक बुक से करके उसका नोट बना लो। और करंट की इंपॉर्टेंस आती है, जैसे साइंस एंड टेक है, उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वो जो करंट की मेंस की 365 आती है ना, वो एक नोट की फॉर्म में ही है। तो साइंस एंड टेक के लिए सिर्फ उसको यूज करना है। उस पर भी मैं 1 2 3 कर देती हूँ कि ये मेरे पॉइंट्स हैं और उसको अंडरलाइन कर देना है। सो दैट्स योर नोट। सेम फॉर आईआर, साइंस एंड टेक, आईआर, इकोनॉमी में ऐसे देख लेने हैं। और करंट अफेयर्स में भी कुछ टॉपिक ऐसे दिए होते हैं हर साल, जो कि एक जो सिलेबस का एक पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। तो उसको आप जब पढ़ना है किसी टॉपिक को, तो टॉपिक वाइज जाना है। जैसे GS1 करना है, उसको टॉपिक वाइज जाना है। जहाँ पे भी मिल रहा है एक स्टैटिक नोट है, फिर करंट है, तो वो करते जाना है। मैंने इंटीग्रेट नहीं किया था करंट अफेयर्स को,
अपने स्टैटिक के मेरे सारे टॉपिक वाइज नोट्स थे, उनको पढ़ती थी, और फिर मेंस 365 के नोट्स जो थे वो मैंने उसी पे अंडरलाइन किया था, जो स्टैटिक में कवर हो रहा है, जैसे पॉवर्टी का लेट्स से, तो वो मैं फिर करंट वाले से नहीं करती थी। उसमें से अगर कोई नया डेटा या रिपोर्ट आई है, सिर्फ उसको ऐड करना है अपने टॉपिक में, उसको रिपीट नहीं करना है, किसी भी टॉपिक को रिपीट नहीं करना है, वो सेम मटेरियल यूज करना है जो आपके पास है, उसमें आप एक आध पॉइंट ऐड कर सकते हो, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। और लास्ट 5th अटेम्प्ट में मैंने लास्ट वाले में फॉरम आईएएस के जो करंट अफेयर्स की क्लासेस आती हैं दीपिन सर की, वो यूज करी थी मैंने। और इस बार मैंने नहीं ली थी क्लासेस, क्योंकि वो मटेरियल मेरे पास था पिछले वाला, तो जो टॉपिक्स की मुझे जरूरत थी मैंने वो यूज किया। और मेन 365 मतलब ये अलग मटेरियल रखा मैंने, उसको इंटीग्रेट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास नोट्स थे, तो जो टॉपिक्स इधर से करने हैं वो इधर से कर लिए, जो उधर करने हैं उसमें हल्का सा ऐड करके, फिर इसमें नहीं करना, वो एक टॉपिक एक जगह से। अमृतपाल जी, ये किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आईक्यू में कई बार कुछ टॉपिक्स हैं जैसे करंट अफेयर्स के, मोस्टली कई बार अच्छे से एक्सप्लेन होते हैं, तो मैं टॉपिक वाइज, मेरी सारी प्रिपरेशन टॉपिक वाइज थी, तो अगर कोई टॉपिक इसमें अच्छा दिया है तो मैं उस वीडियो को देख लेती थी। Thank you so much, Amritpal ji, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you. Thank you, and the entire team wishes you all the very best and good health. Thank you so much. Thank you for having me today.